अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। द लर्निंग पॉइंट में आज हमारा है पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर 8। आज हम एक मुस्लिम फिलोसफर को कवर कर रहे हैं जो है अल-मावर्दी। अल-मावर्दी एक मुस्लिम फिलोसफर है। अल-मावर्दी के इस लेक्चर में हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन हम मूव करेंगे उसके कांसेप्ट ऑफ इमाम की तरफ। उसने इमाम की डिफरेंट क्वालिटीज बताई थी, हम वो जानेंगे कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज थी। जो प्रोसेस इमाम को अपॉइंट करने का था वो देखेंगे कौन सा प्रोसेस था जिसके जरिए हम किसी को इमाम बना सकते हैं, इमाम डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर इमाम की जो ड्यूटीज थी, जो फंक्शंस थे, हम वो जानेंगे कि वो कौन कौन से थे। फिर उसने कांसेप्ट दिया था वजारत का, हम वो जानेंगे कि उसने जो कांसेप्ट दिया है वजारत का वो कांसेप्ट क्या है, और जो डिफरेंट टाइप्स हैं वजारत की हम वो देखेंगे कि वो क्या है। लास्ट में हम बात करेंगे डिफरेंस की इमाम के और एक वजीर की जो टाइप है वजीर तफवीज, उसके बारे में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो टाइप्स है वजीर की, ये हम वजारत के जो कांसेप्ट है उसमें देखेंगे, और वजारत के कांसेप्ट में हम जो वजीर की क्वालिटीज हैं हम वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिसकी बिना पर वजीर को अपॉइंट किया जाता है और किस तरह इमाम को रिमूव किया जाता है। ये सब चीजें जानेंगे हम आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसलिए हम देख रहे हैं अल-मावर्दी का इंट्रोडक्शन। अल-मावर्दी का बर्थ टू डेथ पीरियड देखा जाए तो वो 972 से 1058 है। वो इराक का रहने वाला था। जो रियल नेम है अल-मावर्दी का वो है अली इब्ने मोहम्मद इब्ने हबीब अल-मावर्दी। ये कंप्लीट नेम है अल-मावर्दी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इसलिए इसका जो नाम है इसे लाजमी याद करें, अली इब्ने मोहम्मद इब्ने हबीब अल-मावर्दी। ये इसका एक कंप्लीट नेम है। अल-मावर्दी ने भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं, जिस तरह बाकी फिलोसफर्स ने डिफरेंट बुक्स लिखी हैं। अल-मावर्दी की जो मशहूर किताब है उसमें है अल-अहकाम अस-सुल्तानिया, द लॉ ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस बाय अल-मावर्दी। ये जो अल-मावर्दी की बेस्ट बुक है उनमें शामिल की जाती है। उसके अलावा उसने कवानीन वजारत पेश की, उसमें उसने वजारत के जो कवानीन थे, यानी जो एक वजीर की ड्यूटीज थी, वो उसने बताई कि कौन कौन सी थी। इसमें जो अल अहकाम सुल्तानिया है, ये लॉज ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस है। ये इसका जो ओरिजिनल नेम है वो ये है, जो है अल अहकाम अल सुल्तानिया वल वलायत अल दुनिया। अब हम देखते हैं कि जो अल-मावर्दी ने कंसेप्ट दिया था इमाम का, जो उसका फेमस कंसेप्ट था इमाम का, वो कंसेप्ट क्या था। बेसिकली अल-मावर्दी ने बताया था इमाम का। अल-मावर्दी के मुताबिक उसने कहा था कि जो अल्लाह अलमाइटी है उसने अपना जो कंट्रोल है उसको जो दुनिया के लोग हैं उसमें कुछ इस तरह तकसीम किया गया है कि जो गवर्नमेंट है उसको कुछ रेगुलेशंस दी गई हैं, उनके मुताबिक उसने काम करना है। इट मींस दैट कि वो शरिया लॉ पर, शरिया पर बिलीव करता था। ही बिलीव्ड ऑन शरिया, इस्लामिक लॉ। वो चाहता था कि जो प्रोटेक्शन है राइट्स की, जो लाइबिलिटीज है नेशन की, वो तमाम चीजें हर लिहाज से फुलफिल हों, और ये ड्यूटी होगी इमाम की। तो उसने इमाम को यही कंसेप्ट दिया कि जो अल्लाह ने अपनी जो कंट्रोल है उसको गवर्नमेंट के जरिए इसलिए कहा है कि वो जो गवर्नमेंट होंगे, वो जो इमाम होगा, वो उन जो ड्यूटीज है उनको फुलफिल करेगा और लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। उसने इमाम के बारे में जो अपना कंसेप्ट दिया कि उसने कहा कि इमाम इजमा के जरिए अपॉइंट किया जाएगा। ये भी हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ इमाम किस तरह होगी और उसको रिमूव किस तरह किया जाएगा, क्या क्या कैटेगरीज हैं जिनकी बिना पर इमाम को चूज किया जाएगा। ये इमाम के मुताबिक उसने कहा है कि इमाम वाज फॉर्म टू रिप्लेस द प्रॉफिट फंक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलीजन एंड रेगुलेट द वर्ल्ड। उसने यही कंसेप्ट था उसका इमाम का। बेसिकली वो ये चाहता था कि एक इमाम बने जो शरिया को इम्पोज करे और इस्लामिक लॉ के मुताबिक काम करे, वो जस्टिस प्रोवाइड करे और वो तमाम लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो राइट्स हैं, उनको वो फुलफिल करे, और जो भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो अच्छी तरह निभाए। ये था उसका इमाम का कंसेप्ट। देन उसने बताया कि जो प्रोसेस होगा इमाम का वो किस तरह होगा, यानी इमाम किस तरह बनेगा। उसने कहा कि दो मेथड्स हैं इमाम के बनने के लिए। एक है कि वो इलेक्शन के जरिए बन सकता है और दूसरा है कि वो अपॉइंट हो सकता है। उसने ये भी कहा कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है इमाम के लिए, अगर वो रिस्ट्रिक्शन होगी तो उस बिना पर इमाम को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। जो इलेक्शन का मेथड था उसने वो भी एक्सप्लेन किया कि वो कैसे था। उसने कहा कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, जो वोटर्स होंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करेंगे, फिर देन वो इलेक्ट करेंगे अपने इमाम को। उसने जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके लिए 3 मेन क्वालिटीज बताई। उसने कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ वो लोग इलेक्ट होंगे जो जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, जो विजडम रखते हों,
और जो ब्रेव हो, जो करेज रखते हों। अगर ये 3 क्वालिटीज हैं किसी बंदे में तो वो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, और लोग उस इलेक्टोरल कॉलेज पे जो लोग होंगे उन्हें वोट देंगे, और जब वो इलेक्टोरल कॉलेज बन जाएगा फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज एक इमाम को अपॉइंट करेगा। ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये सेम इसी तरह बन जाता है तरह एक वजीर आजम को इलेक्ट करने का प्रोसेस है। कुछ लोग होते हैं वो वोटिंग में आते हैं और लोग उन्हें वोट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजंस। वो उन्हें वोट देते हैं और उन वोटिंग की बिना पर वो बन जाती है पार्लियामेंट, वो एक पार्लियामेंट का पार्ट बन जाती है। देन जो पार्लियामेंट होती है वो अपने लोगों में से इलेक्ट करती है इमाम को। तो इस तरह इलेक्शन में भी यही होता है कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसे इलेक्शन के जरिए बनाया जाता है, लोग वोटिंग देते हैं, उसकी बिना पर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज इमाम को अपॉइंट करता है। देन उसने अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बताया। उसने कहा कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो अपॉइंटमेंट के जरिए भी इमाम को अपॉइंट किया जा सकता है, इमाम बनाया जा सकता है। उसने कहा कि अपॉइंटमेंट अगर इस तरह होगी कि अगर जो करंट इमाम है वो डिक्लेयर कर देगा कि हाँ मेरे बाद ये बंदा इमाम बनेगा, इसमें ये तमाम क्वालिटीज हैं, तो उस बंदे को भी इमाम बनाया जाएगा। उसने फिर रिस्ट्रिक्शंस का बताया कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन हैं कि अगर वो रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो इमाम अपॉइंट नहीं किया जाएगा। उसने कहा कि जो एक मोनार्की का जो सिस्टम है कि किंग है तो उसके बाद जो किंग का बेटा है उसे किंग बना दिया जाता है, फिर उसके बाद में जो उसका बेटा है उसे किंग बना दिया जाता है, तो इस सिस्टम को अवॉइड करना है। ये रिस्ट्रिक्शन है कि इमाम का बेटा इमाम नहीं बन सकता। तो ये रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी बिना पर उसने इमाम को कहा कि मोनार्की अवॉइड की जाएगी। इस तरह बाकी लोगों को मौका मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज कि इमाम की जो जो क्वालिटीज उसने बताई उसमें जो लोग उन क्वालिटीज को फुलफिल करेंगे उन्हें इमाम डिक्लेयर किया जाएगा। फिर इमाम की जो प्रोसेस था, मेकिंग प्रोसेस था, उसके बाद में उसने बता दी कंडीशंस इमाम की, जो क्वालिटीज हैं कि ये अगर क्वालिटीज होगी तो इमाम डिक्लेयर किया जाएगा। उसने मेनली 7 क्वालिटीज बताई इमाम के लिए कि अगर ये क्वालिटीज हैं तो इमाम के लिए एक बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा। वो क्वालिटीज में जो फर्स्ट वन थी वो थी जस्टिस। अगर कोई बंदा जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है तो उसे इमाम डिक्लेयर किया जाएगा। देन थी इल्मे दीन। अगर इल्मे दीन है यानी दीन का इल्म है किसी बंदे के पास, दीन इस्लाम का इल्म है, तो उस बिना पर वो इमाम के लिए कंडीशन को फुलफिल कर सकता है, इमाम के लिए उसे अपॉइंट किया जा सकता है। देन उसने कहा कि इमाम जो अपॉइंट होगा वो इज्तिहाद के बिना पर अपॉइंट होगा। उसने कहा कि जो इमाम है वो एबल होना चाहिए इज्तिहाद के लिए। देन उसने कहा कि जो इमाम है वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए और वो मेंटली भी फिट होना चाहिए, ताकि जो इमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो सरअंजाम इजीली दे सके। देन उसने कहा कि जो बंदा करेज रखता होगा, ब्रेव होगा, तो वो इमाम के लिए सुटेबल होगा। उसके बाद में उसने कहा कि जो इमाम होगा वो जिहाद को बताएगा कि जिहाद इस टाइम डिक्लेयर करना है, वॉर इस टाइम डिक्लेयर करनी है। देन उसने कहा कि जो इमाम है वो मस्ट बी कुरैशी होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि वो कुरैशी होना चाहिए, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से ताल्लुक रखते थे, इसी तरह जो इमाम है वो भी कुरैशी होना चाहिए, उसी एक जो नस्ल है उसमें से होना चाहिए। तो ये 7 कंडीशन थी। अगर ये 7 कंडीशन होंगी तो इमाम को अपॉइंट किया जाएगा, वरना इमाम अपॉइंट नहीं होगा। फिर उसने बात की इमाम की ड्यूटीज की कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इमाम को निभानी है। उसने कहा कि इमाम की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो जस्टिस को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो उसकी स्टेट होगी, जो उसकी नेशन होगी, उनकी जो सिक्योरिटी होगी, सेफ्टी होगी, वो प्रोवाइड करेगा। इमाम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो नेशन की साथ साथ स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, वो दोनों तरह की सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। देन जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, स्टेट के इंटरनल डिस्प्यूट हो या एक स्टेट का दूसरे के साथ डिस्प्यूट हो, तो उन डिस्प्यूट्स को वो हैंडल करेगा, वो पीसफुली इन डिस्प्यूट्स को हैंडल करेगा, वो पीस को मेंटेन करेगा, यानी वो वॉर को अवॉइड करेगा और पीस को मेंटेन करेगा। इमाम डिक्लेयर कर सकता है जिहाद को ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम की कौन सी कंडीशन आ जाती हैं जिनके बिना पर वो जिहाद को डिक्लेयर करेगा। इसके अलावा इमाम प्रोटेक्ट करेगा स्टेट के पीसफुल सिस्टम को। इमाम जब अपॉइंट होगा तो उसको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको निभाना पड़ेगा। देन उसने इमाम के रिमूवल का प्रोसेस था वो भी बताया कि इमाम को किस तरह रिमूव किया जा सकता है। उसने कहा कि जो 7 कंडीशन बताई हैं, अगर उनमें से एक भी कंडीशन नहीं है, अगर एक ही भी कंडीशन बाद में
बदल जाती है तो इमाम को हम रिमूव कर सकते हैं। यानी वो जो जस्टिस वाली थी, अगर वो जस्टिस को प्रॉपर्ली अगर वो प्रोवाइड नहीं कर सकता तो इमाम को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर उसकी मोरालिटी खत्म हो जाती है तो फिर उसे रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वो पीस को मेंटेन नहीं कर सकता तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर वो कुरैश से ताल्लुक नहीं रखता तो वो अपॉइंट ही नहीं होगा। मैंने उसने कहा कि अगर उसका करेज खत्म हो गया है तो इमाम को रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वो डिसेबल हो गया है ड्यू टू सम रीजन, उसे रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि फिजिकली और मेंटली फिट होना इमाम के लिए जरूरी है ताकि वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल कर सके। अगर वो अपनी जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हमने देखी उनमें से अगर किसी को वो नहीं निभा रहा, सही तरीके से वो काम नहीं कर रहा, तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा। फिर इमाम के कंसेप्ट के बाद में उसने एक और कंसेप्ट दिया था जो था वजारत का कंसेप्ट। उसने वजारत का कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि एक वजीर है, उसके डिफरेंट क्वालिटीज हैं। उसकी क्वालिटीज ये हैं कि एक वजीर को ऑनेस्टली वर्क करना है, उसे अपनी सेल्फ के लिए काम नहीं करना बल्कि उसे नेशन के लिए काम करना है। देन उसे भी एक पीस है, उसे मेंटेन करना है, उसे भी लॉ के मुताबिक काम करना है। उसका जो करेक्टर होना चाहिए वो गुड करेक्टर का मालिक होना चाहिए। जैसे इमाम था शरीयत के मुताबिक काम कर रहा था, वजीर को भी उसी के मुताबिक काम करना चाहिए। इसके अलावा वो भी एक फिजिकली फिट होना चाहिए। फिर उसने वजारत की दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उसने कहा कि वजारत की मेनली दो टाइप्स हैं, एक है वजारत तफवीज और एक है वजारत तनफीज। अब ये वजारत तफवीज और वजारत तनफीज दो अलग अलग तरीके की वजारत हैं। पहले हम देखते हैं कि ये वजारत तफवीज क्या है। तफवीज वजारत है मिनिस्ट्री ऑफ डेलीगेशन। ये जो वजारत होगी इसका काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन करना। जो हमारी स्टेट है, जो किंगडम है, उसको जो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा वो ये वजारत करेगी। यानी जो वजीर होगा, वजीर तफवीज, वो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मामले हैं उनको वो हल करेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा कि वो जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको वो सेटल करेगा। देन वो फाइनेंस को सेटल करेगा, उसको गुड नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस के मुतालिक। देन वो जो गवर्नमेंट है उसको वो प्रॉपर्ली हैंडल करेगा। फिर उसने दूसरी कैटेगरी बताई जो थी वजारत तनफीज। उसने कहा कि वजारत तनफीज है मिनिस्ट्री ऑफ एग्जीक्यूशन। उसने कहा कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्जीक्यूशन होगी ये लिंक क्रिएट करेगी इमाम का उसके नेशन के साथ, उसकी मिल्लत के साथ। ये ऑनेस्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी लालच नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए और वो एक मेल होना चाहिए। यानी उसने जो वजारत है वो मेल को प्रोवाइड की, फीमेल को प्रोवाइड नहीं की। देन उसने ये भी कहा कि एक जो जिम्मी होगा वो वजीर तनफीज तो हो सकता है लेकिन वजीर तफवीज नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में उसने कहा कि जो वजारत का है, दोनों वजारत है उनका डिफरेंस क्या है। दोनों वजारत में मेनली ये डिफरेंस है कि जो तफवीज है वो इशू कर सकता है डिक्रीज को, कोई भी एक्ट है उससे, कोई भी जज है, क्रिमिनल केस है, उनको वो सुन सकता है, वो उस तरह काम कर सकता है। जबकि जो तनफीज है, वजारत तनफीज है, वो बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी लॉ या एक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता। इसके अलावा जो वजारत तफवीज है वो कंप्लीट कंट्रोल होगा, उसका जो कंट्री है उस पे, जो स्टेट है उस पे कंप्लीट कंट्रोल होगा। जबकि जो वजारत तनफीज है वो अंडर तफवीज काम करेगा, उसका उस पे कोई भी स्टेट पे इस तरह का कंट्रोल नहीं होगा। इसके अलावा उसने कहा कि जो वजारत तफवीज है वो अपॉइंट कर सकता है, कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको अपॉइंट कर सकता है, जबकि जो वजारत तनफीज है वो इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि वजारत तफवीज और इमाम का जो डिफरेंस है वो क्या है, क्योंकि दोनों जो वजारत है उनका डिफरेंस हमने देख लिया। अब इनका डिफरेंस देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। मेन जो इनका डिफरेंस ये है कि जो इमाम है उसके पास जो सॉवरेनिटी होती है थोड़ी बहुत वो होती है। सॉवरेनिटी वैसे तो अल्लाह अलमाइटी की होती है, लेकिन इमाम के पास भी कुछ जो स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी होती है, वो रूल कर सकता है स्टेट पे। जबकि जो वजारत तफवीज है वो इस तरह का रूल नहीं कर सकता। जो इमाम है वो अपॉइंटमेंट कर सकता है अपना जो दूसरा इमाम है, उसके बाद आने वाला इमाम है, उसके जिस तरह हमने अपॉइंटमेंट का प्रोसेस देखा कि अगर ये क्वालिटीज होंगी तो इमाम अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो मोनार्की को अवॉइड करेगा। और जबकि जो वजारत तफवीज है ये अपना दूसरा वजीर अपॉइंट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अपॉइंट होता है इमाम से। देन इमाम जो है वो रिमूव कर सकता है जितनी भी उसने अपॉइंटमेंट की है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं करी तो वो उन अपॉइंटमेंट्स को रिमूव कर सकता है। जबकि जो वजारत तफवीज है
اگر کوئی اپوائنٹمنٹ امام نے کی ہے تو وہ اسے ریموو نہیں کر سکتا. تو یہی آج کا ہمارا لیکچر تھا الماوردی کا. تو الماوردی کے ہم نے جو تمام کنسیپٹ تھے ان کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کیا. اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو یا کوئی کوشچن ہو دین یو آسک می فریلی, انشاءاللہ میں لازمی آنسر کروں گی. اللہ حافظ.